हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 57 दिन चैलेंज का आज चौथा दिन होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही आज की सेशन में 2022 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथ ही यदि आपने 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और हर एक शिफ्ट देखा होगा, तो लगभग 100 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था 2022 में। तो साथ ही जब से हमने आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की क्लास प्रोवाइड स्टार्ट किया है, तो आज 70 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, हमने आपको क्लास प्रोवाइड स्टार्ट किया था जब से आपका फॉर्म आया था। तो आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था 23 जनवरी से। तो 23 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आप गिनेंगे तो भाई 70 दिन कंप्लीट हो रहे हैं आज। तो ये साथी अप्रैल का महीना आपका जो 30 शिफ्ट अभी बाकी है ना, वो हम लोग करने वाले इस महीने भर पूरे। तो आज देखिए, पहला शिफ्ट हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें से जो टोटल रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं ग्रुप डी में वो 51 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आज की सेशन में 51 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 51 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले, उससे अधिक ही आप लोग ट्राई कीजिएगा आपका सही हो। ओके, तो आज की सेशन का सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के दृष्टि से। तो ये सारे प्रश्न आप जरूर याद कर लेंगे और ये महीना लगभग 30 अप्रैल तक पूरा 30 शिफ्ट तक चलने वाला है ग्रुप डी 2022 के पेपर के सवाल। ओके दोस्त, लेकिन साथ ही आज से जो आपकी क्लास की टाइमिंग रही वो ध्यान से आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए, सुबह 8 बजे तो डेली क्लास रहेगी, लेकिन साथ ही दोपहर 12:30 बजे आप लोग जरूर आइए, क्योंकि उसमें हम लाइव क्लास आपके साथ ले रहे होंगे। प्लस शाम को 4 PM पे क्लास आएगी और शाम को 7:30 PM पे क्लास को लेकर मेरी थोड़ी सी साथी शेड्यूल इधर उधर हो जा रही थी लगभग एक हफ्ते से, लेकिन साथी आज से अब नहीं होगी। जो हम टाइमिंग आपको बता रहे हैं इसी पे क्लास आपको प्रोवाइड मिलेगी डेली का डेली। ओके दोस्त, तो चलिए आज इस 2022 के पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हल करते हैं और आप लोग हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि कैसे पिछले वर्ष 2022 में सवाल आए थे रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में। ओके दोस्त, चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61 प्रदान करता है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय ये किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम या जैन धर्म से? तो साथी जो दिगंबर संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो साथी आप किस राज्य में काल बैसाखी का अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे? गुजरात राज्य में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में? बताइए, सोचिए समझिए, तो उसके बाद इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो काल बैसाखी का अनुभव आप करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो भाई किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो भाई पंजाब राज्य में किया था 1961 में। ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? तो साथ ही भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ऐसी कौन सी भारतीय भाषा है बताइए आप लोग? तो तमिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में? तो साथ ही ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य पोंगल त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य पोंगल त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही तमिलनाडु राज्य है। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि कौन सा राज्य भाई ओणम त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कौन सा राज्य ओणम त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इस सवाल का कमेंट में हमें आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8।
ग्राम पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष के चुनाव राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड सदस्य द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो साथी जैसा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती अभी भी कोर्ट में चल रही है, जिसका फैसला आप देखिए आपके बीच 26 मई को आएगी। तो ये साथी हमारा 57 डेज का चैलेंज बना है, जो कि 25 मई तक चलने वाली है। वो भी हमने साथी 30 मार्च को ये चैलेंज लिया है। पूरे 25 मई तक आप गिनेंगे तो आपका 57 डेज आएगा। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक क्लास को यहाँ से लगातार करेंगे, बिल्कुल आराम से। कहीं हमको जल्दी जाने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल आराम से देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए इसका एग्ज़ाम डेट आएगा तो इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, बहुत समय है, तो इसमें हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके दोस्त, बस आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप किसी भी दिन गैप नहीं करेंगे। सुबह 8 बजे और शाम को 7:30 PM पे क्लास जरूर लेंगे। ओके दोस्त, तो ग्राम पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष के चुनाव राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड सदस्यों द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो भाई 5 वर्षों के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के भौतिक प्रभाग का हिस्सा है। बताइए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक प्रभाग का हिस्सा है। वैसे तो स्टेट पूछता तो आप लोग मेघालय राज्य बता देते हैं, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी ये तो मेघालय राज्य में है, लेकिन ये भौतिक प्रभाग का हिस्सा पूछा है। तो भाई प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। पेडोलॉजी के लिए दूसरा शब्द क्या है। पेडोलॉजी के लिए दूसरा शब्द क्या है। तो साथी मृदा भूगोल है, यानी मिट्टी भूगोल है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभावी होता है। तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है। तो उपराज्यपाल होते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। कौन सी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो साथ ही 180 डिग्री को। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व जल दिवस किस डेट को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। बताइए सवाल का राइट आंसर। तो भाई 22 मार्च को मनाए जाते हैं, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी नदी प्रणाली जो है मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। तो भाई महानदी नदी प्रणाली है, जो कि मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियाँ से निकलती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। तो साथ ही इस बार जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जीके से आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके अलावा साइंस से 25 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 45 नंबर के। इसके अलावा तो आप जानते हैं भाई कि मैथ प्लस रीजनिंग मिला के टोटल 55 क्वेश्चन। तो देखिए रीजनिंग का तो सवाल हम शाम को 7:30 PM पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैथ का क्लास अभी रुका हुआ है। मैथ का देखिए सर हैं जो उनका पेपर चल रहा था, तो उसी में बिजी थे वो भी, साथ ही इस समय काफ़ी व्यस्तता चल रही है। तो वो भी जानते हैं कि ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, वो अपने वर्क पे रहते हैं, तो वो घर पे थोड़ा सा टाइम कम दे पाते हैं, इसलिए क्लास नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन साथ ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हम आपके लिए मैथ का भी क्लास का इंतजार करेंगे। ओके, इंतजाम करेंगे। ओके बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। तो भाई कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। तो वो चिंकारा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो MN राय ने रखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। बताइए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया और राष्ट्रपति साहब की सहमति प्राप्त हुई। तो किस वर्ष में ऐसा हुआ। 1986 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर
18 दोस्त क्या दे रखा है भाई, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, इस पर आप लोग स्टार बनाएंगे। तो किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है, ये इस सवाल का राइट आंसर तो कोई नहीं देख सकता। बताइए, सोचिए क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बताइए किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। तो किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, 1959 में हुई थी, ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो भाई एक तो देखिए कलकत्ता में सबसे पहले की गई, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास में, यानी पहले का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में सबसे पहले की गई थी उच्च न्यायालयों की स्थापना। अगला सवाल 21 नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है। भाई किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है, पार्षद का, या सुरक्षा कर्मचारी वर्ग, या प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग, या आयुक्त के। तो भाई जो निर्वाचन में नगर निगम होते हैं वो पार्षद होते हैं, पार्षद हो जाते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब आपका गांव नगर निगम में आ जाएगा तो वहाँ पे सरपंच यानी प्रधानी का चुनाव नहीं होगा दोस्त, वो नगर निगम में आ जाएगा, आपको हर एक चीज़ का पैसा देना पड़ेगा नगर निगम में। एक तो भाई खराब चीज़ है कि आपको घर का भी पैसा देना पड़ेगा, पानी का, जो भी आप कुछ भी निर्माण कराएंगे तो सबसे पहले उसको जाके लिखवाना पड़ेगा। अभी भी चल रहा है गाँव में, कभी जगह चलिए घर आप बनवाएंगे तो भाई आपको लिखवाना पड़ेगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना काफ़ी लग जाएगा। ये भी बात मानिएगा, आप लोग याद भी रखिएगा, ये सवाल पूछ देंगे कहीं कहीं, आपको जानकारी भी होना चाहिए यदि आप गांव में रहते हैं। शहर तो भाई जानते हैं नगर निगम है ही। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी। तो भाई तमिल भाषा थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर 23, न्याय पंचायत का मुखिया कौन होता है। न्याय पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो सरपंच साहब होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लेकिन भाई गांव में कौन सुनता है, सब तो अपने आप में प्रधान ही होते हैं, अपने आप में तो सरपंच होते हैं, है ना दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक है। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक है। तो भाई गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस किस डेट को कहते हैं। तो भाई 26 जनवरी को बोलते हैं, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ओके दोस्त याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। तो भाई बेतलहम है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पश्चिम तटीय मैदान ये कौन से तटीय मैदानों का उदाहरण है। पश्चिम तटीय मैदान ये किस तटीय मैदानों का उदाहरण एग्जाम्पल है, जलमग्न का, या संकीर्ण, या विस्तृत, या शुष्क का। तो दोस्त याद रखिए जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है पश्चिम तटीय मैदान, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द ये किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन काफ़ी इजी सवाल, आपने कई बार ये सवाल जरूर पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, बताइए। तो दोस्त 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा नंबर हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो यानी इस सवाल का देखिए बी ऑप्शन 42वां दे रखा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। लेकिन साथ ही ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 का पेपर यदि आप उठा कर देखेंगे तो भाई लगभग 2022 से करंट अफेयर के सवाल आपके पेपर में करीबन भाई 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
लेकिन इस बार थोड़ा सा कम आएंगे, थोड़ी सी कम आएंगे, क्योंकि टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम कराएगी। लेकिन साथियों आप जानते हैं कि जो सीजीएल का इस समय काफ़ी स्कैम चल रहा था, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आ रहे थे, तो इसमें हर टीचर्स लोग और स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था। तो भाई कल एसएससी के जो चेयरमैन साहब इस समय हैं वो कह दिए हैं कि देखिए सबसे पहले अब इसमें एग्ज़ाम होगा आपका सीजीएल का। एसएससी की बात करें हम, सीजीएल का होगा, क्योंकि देखिए सीजीएल का फॉर्म आने वाला 22 अप्रैल इसी महीने, शायद 22 अप्रैल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। पहले तो सिलेक्शन पोस्ट आना है, जो कि साथ ही शायद आपका 16 अप्रैल या इसी महीने में आ जाएगा। वो तो नोटिफिकेशन आएगा तो बता दें, लेकिन इसी महीने में आएगा। उसके बाद दोस्त 3rd नंबर पे CHSL की बारी आएगी, 4थे नंबर पे उसके बाद दोस्त MTS की बारी आएगी। तो याद रखिए दोस्त, अब देखिए सीजीएल जिस टाइप का एग्ज़ाम होता है, जिस कैटेगरी का होता है, जिस हार्ड लेवल का सवाल होता है, अब सीजीएल उस टाइप का सवाल बनेगा। प्लस इसमें अब एक क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं देखने को मिलेगा। प्लस जैसा सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम है, तो जिस टाइप का सिलेक्शन पोस्ट में पहले सवाल आते थे बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब टीसीएस नहीं कराएगी भाई, टीसीएस देखिए सीजीएल का नहीं कराएगी, चेयरमैन साहब ने बोल दिया कल का। लेकिन अभी लिखित में नहीं दिया है, मौखिक रूप में बोला है, यानी केवल अपने वर्डों में बयां किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये मिला है। फिर CHSL का जैसा सवाल पूछे जाते था अब वैसा आएगा, ईजी सवाल नहीं आएंगे। और MTS जिस लेवल का, यानी 10th लेवल पे MTS का एग्जाम होता है और हवलदार का, तो अब इसी तरह सवाल आएगा। आप देखते हैं MTS में जिस कितना कठिन सवाल आता है उससे ईजी तो भाई सीजीएल में आ जाते थे। इस बार 2024 में यदि आपने एग्जाम देखा होगा या दिया होगा, पेपर एनालिसिस क्या होगा। ओके दोस्त, तो अब देखिए आरआरबी भी देखिए टीसीएस ही कंपनी कराती है हर एक एग्जाम को, टीसीएस कंपनी। तो इस बार देखते हैं, पहले तो एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होगा आपका अगले मंथ में हो सकता है या जून के पहले सप्ताह में होगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसा सवाल देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी को लगातार रखिए, कहीं भी दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। ओके, अगला सवाल 28 नंबर बताइए, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नेहरू रोजगार योजना यानी NRY किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो दोस्त भारत में नेहरू रोजगार योजना NRY किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये राइट आंसर बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था भाई? 56 से 61 के बीच था। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं के बाद स्टार्ट हुआ था, वार्षिक योजनाओं के बाद स्टार्ट हुआ था, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 5 सालों का था, 2002 में समाप्त हुआ। पंचम पंचवर्षीय योजना, ये रोलिंग योजना के जस्ट पहले का था। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना आपका स्टार्ट हुआ था 1951 से 56 के बीच में, दूसरा आपका 56 से 61 के बीच में, तीसरा साथी 1961 से लेकर 66 के बीच में। उसके बाद जो 1966 से लेकर 1969 ये योजना अवकाश हुआ था। आपसे सवाल पूछता ना कि योजना अवकाश कब हुआ था, तो 1966 से लेकर 69 के बीच हुआ था। उसके पहले फिर उसके बाद साथ ही चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ, जो कि 1969 से लेकर 74 तक चला था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, उसका बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 को स्टार्ट हुआ था, जो कि 1979 को खत्म हुआ था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 को स्टार्ट हुआ था और 90 में जाके खत्म हुआ था। ये सभी में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30, ब्रह्म कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है? ब्रह्म कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो साथी याद रखिए उत्तराखंड राज्य का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। उत्तराखंड में काफ़ी भाई फूलों का होता है, जैसे कि फूलदेई त्यौहार यहीं पे होता है, फूलदेई फेस्टिवल यहीं पे, क्योंकि उत्तराखंड में आप जाएंगे तो आपको हर एक जगह भाई फूल ही फूल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है? तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा जारी करने का अधिकार प्राप्त है?
तो ऐसा किस अनुच्छेद में है कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा जारी करने का अधिकार होता है? केवल राष्ट्रपति के पास ये पावर रहता है कि वो आपातकाल की अनाउंसमेंट कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा है भाई? अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए, जो तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो उर्दू भाषा है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का उद्घाटन किसने किया था और कब किया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का उद्घाटन दोस्त 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। लेकिन किसने किया था भाई? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गॉडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना के गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? बताइए दोस्त, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गॉडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना के गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक, तीसरा साथी 61 से लेकर 66 के बीच, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 को स्टार्ट हुआ, 1979 की एंड हुआ, छठी पंचवर्षीय रोलिंग योजना के बाद से स्टार्ट हुआ जो कि 1980 के बाद स्टार्ट हुआ, 1985 में ख़त्म हुआ। लेकिन साथ ही आठवीं भी आपको पंचवर्षीय योजना मालूम होना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना भाई ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1997 में जाकर समाप्त हुआ था। 1992 में स्टार्ट हुआ था जो कि 1997 में ख़त्म हुआ। 9वां जो पंचवर्षीय योजना था 1997 में स्टार्ट हुआ था और दोस्तों ये 2002 में जाके ख़त्म हुआ था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना भी आप जान लीजिए भाई 2002 में स्टार्ट हुआ था। बस इसके बाद हर 5 साल के गैप दे दीजिए, 2007 से लेकर फिर 11वां 2007 से 2012 तक, फिर 12वां जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। तो डॉक्टर गाडगिल ने नाम पर जो पंचवर्षीय योजना के गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना है भाई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, 37 नंबर। भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो तेजस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो आप जानते हैं कि आरएस के पदेन सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये छोटी छोटी बात आपको मालूम होना चाहिए वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि एक आध सवाल पूछ दिया जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बता दीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड मालूम होगा तो बता सकते हैं। तो 1992 में 1997 ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। अब बता दीजिए कि इस टाइम 1992 से लेकर 1997 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री साहब कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। ऋण की अवधि के दौरान बदलने वाली ब्याज दरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऋण की अवधि के दौरान बदलने वाली जो ब्याज दर है इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भाई फ्लोटिंग दर शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 243। हमने पूरा डिटेल में आपको बताया है अनुच्छेद दोस्त। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आपको बताना भूल जाते हैं और आप लोग भी भूल जाते हैं। क्योंकि साथ ही देखिए 57 डेज का चैलेंज चल रहा है प्लस, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट भी आएगा। तो हमारी तैयारी जब तक साथ ही चलेगी जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पे नहीं तो लाइक करना आप तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, प्लस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है और द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषाओं से प्रभावित है? तो दोस्त ये हिंदी भाषा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 43। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है?
इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? बताइए, केरल, गोवा, कर्नाटक या महाराष्ट्र राज्य में? तो भाई इलायची की पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके किस गैस का निर्माण करता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर बताइए, डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, क्या चीज को बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, या एंटीबायोटिक दवाएं को बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, या दही को, या शराब को? बताइए किस चीज को बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो भाई शराब का। डी ऑप्शन, शायद ये सवाल हमने पिछले क्लासों में आपको बताया था, शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो साथी रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। मनुष्यों में अलिंग सूत्र यानी ऑटोसोम के कितने युग्म पाए जाते हैं? बताइए आप लोग, मनुष्यों में अलिंग सूत्र यानी ऑटोसोम्स के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो सर जी 22 युग्म पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेरे दोस्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप बताइए। तो सर ये तो RH विटिकर ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? मोर है। मोर को भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता प्राप्त दी गई थी? किस वर्ष में दी गई थी? तो 1963 में दी गई थी। 1963 में को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्त? तो पैबोक्रिस्टेटस है। पैबोक्रिस्टेटस है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए लास्ट 51 क्वेश्चन बताएंगे दोस्त। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? बताइए, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? वाटसन और क्रिक, या कार्ल लिनियस, या ग्रेगर मेंडल, या चार्ल्स डार्विन ने? बताइए आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? तो मेरे दोस्त ग्रेगर मेंडल ने दिया था। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का फाइनली 51 क्वेश्चन 2022 के पेपर का कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूरा अप्रैल महीना साथी लगातार 30 शिफ्ट चलेगा, जो कि अभी हमारा 30 शिफ्ट बाकी है। वैसे तो 2018 का हमने पूरा सवाल कंप्लीट करा दिया भाई इन 70 दिनों में। करंट अफेयर के सवाल नहीं कराया, क्योंकि करंट अफेयर के सवाल कोई मतलब नहीं है, वो सवाल आएगा नहीं 2018-2022 का आएगा। तो यही सब आपका जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी सवाल है वहाँ से लगभग आपका 40% सवाल देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन। ओके दोस्त, तो ये पूरा महीना आपका 30 दिन चलेगा, 30 शिफ्ट, तो पूरा 2018-2022 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्त, अब बताइए कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो आपने स्कोर काफ़ी अच्छा किया होगा, और कोई भी मन में आपका प्रश्न हो तो साथी ज़रूर बताइए, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार ज़रूर बताइए। ओके दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ज़रूर बताइए दोस्त। तो देखिए उसके बाद दोपहर 12:30 बजे दोस्त आर्मी अग्निवीर का फुल पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर आइएगा दोस्त, उसमें काफ़ी चर्चा होगी। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आइएगा उस सेशन में दोपहर 12:30 बजे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं 12:30 PM पे ऑनवर्ड मिलेंगे दोस्त, आप भी जरूर आइएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।